नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आज की चर्चा करेंगे और बात करती हैं H3N2 की। तो देश में तेजी से मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। H3N2 वायरस के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नींद उड़ा रखी है। तो H3N2 के लगातार बढ़ते हुए मामलों की वजह से एक बार फिर से लोगों को चिंता सताने लगी है। लोग डर के साए में रहने लगे हैं। इसी बीच डॉक्टरों ने यह भी कहा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ये वायरस तेजी से फैल रहा है। कम उम्र के बच्चों में संक्रमण का गंभीर रूप देखने को मिल रहा है और बच्चों को आईसीयू में रखने की नौबत तक आ रही है। खतरे वाली बात यह है कि संक्रमण में दवा का असर भी नहीं हो रहा। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि इस संक्रमण में एंटीबायोटिक दवाइयों के अनावश्यक इस्तेमाल से बचने की जरूरत है। तो वहीं H3N2, कोविड-19, स्वाइन फ्लू और H1N1 के चलते भारत में वायरस इन्फेक्शन के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इस दौरान H3N2 के बहुत से मामले सामने आ रहे हैं। डेटा में ये बात सामने आ रही है कि स्वाइन फ्लू और कोरोना के मामले भी भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक भारत में अभी कोरोना के 4,623 एक्टिव मामले सामने आए। तो वहीं डेटा में ये भी बताया गया है कि बीते महीने 28 फरवरी तक H1N1 के कुल 955 मामले दर्ज किए गए। दरअसल H1N1 के ये सभी मामले तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा H3N2 वेरिएंट के 451 मामले 2 जनवरी से लेकर 5 मार्च 2023 तक दर्ज हुए। केंद्रीय मंत्रालय के मुताबिक H3N2 वेरिएंट के कारण अब तक कर्नाटक और हरियाणा में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हाल ही में असम में H3N2 के मामले दर्ज किए गए। तो बता दें कि बच्चों पर भी ज़्यादा असर ये करता हुआ नजर आ रहा है और बच्चों को आईसीयू में शिफ्ट करने तक की नौबत आ गई है। तो लगातार जिस तरीके से मामले इसके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एफएम न्यूज लगातार सवाल पूछ रहा है। तो ओंकार न्यूज लगातार सवाल पूछ रहा है कि ये H3N2 कितना घातक है। स्वास्थ्य विभाग की कैसी तैयारी है। ओंकार न्यूज के लगातार सवाल है कि कम उम्र में बच्चों को ज्यादा खतरा हो रहा है, कैसे इससे बचा जाए। गंभीर हालत में हो सकती है बच्चे की मौत। लगातार H3N2 के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि इस वायरस के क्या लक्षण हैं, कितना घातक है H3N2 का खतरा। तो आपको बता दें कि असम में भी H3N2 के मामले दर्ज किए गए हैं। तो हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए डॉक्टर बीरा लावण्या सामाजिक कार्यकर्ता है जो और IMA से डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। नरेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि जिस तरीके से H3N2 के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही हैं, असम में मामले दर्ज हुए, हरियाणा में मौतें हुई हैं, तो क्या इसके सिम्टम्स हैं, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, क्या इसके लिए गाइडलाइन जारी की जा रही हैं? आस्था श्रीवास्तव, मैं कुछ जमीनी सच्चाइयाँ बता दूँ क्योंकि 3 साल से लोग कोविड-19 से पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव काफ़ी कष्ट पा रहे हैं और काफ़ी पक गए हैं। तो मैं अगले कुछ मिनटों में वो बोलने वाला हूँ जो लोग स्वीकार भी करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य लोगों को डराना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों को चेतना देना है, फैमिली देना है और अवेयर करना है और साथ में बताना है कि लोग क्या करें जिससे काम ठीक कर जाए। फर्स्ट थिंग, आई एम द ग्राउंड फॉर एक क्लिनिशियन हूँ नॉर्थ दिल्ली में 46 सालों से। तो नो डाउट हम नंबर केसेस थोड़े ज़्यादा देखते हैं। न केवल H3N2 के केसेस हैं, कुछ केसेस इन्फ्लुएंजा बी के भी आ रहे हैं और कुछ कोरोना भी हल्का सा बढ़ा है। तो सबसे पहले दिक्कत तो आते हैं मरीज पूछता डॉक्टर क्या करूँ। जब मरीज हमारे पास ही पहुँचता है तो सोचा डॉक्टर ये कौन सा बुखार है। तो मैं कुछ जमीनी सच्चाइयाँ, नंबर 1, अगर आपको ऐसा बुखार होता है जिसमें 102-3 बुखार होता है और साथ में जुकाम, खांसी है, सिर दर्द है, गला है, ठीक है, तो आप कुछ ना कीजिएगा। अगर आप ये होते हैं इधर वो तो मतलब आप एक स्वस्थ निर्वाण है, समथिंग फ्रॉम 10-15 to 45-50 तक का इंसान है। आप चुपचाप घर रहिएगा, अपना सिंपल पैरासिटामोल लीजिएगा, अपना हाइड्रेशन खाने पीने का ध्यान रखिएगा और अपना स्किन कीजिएगा। फालतू का एंटीबायोटिक मत।
अगर आपका सेकंड थर्ड डे फीवर खत्म हो जाता है तो आप ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आपका फीवर 2-3 दिन बाद भी आप देखते हैं हाई ग्रेड है तो कॉन्टैक्ट योर फैमिली। दिक्कत कहाँ है? जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, और तीसरा जो मैं बताना पसंद करूंगा, जो 60 to 65, 70 वाले लोग हैं जिनको साथ में कोई कोमॉर्बिडिटी, तो अनकंट्रोल डायबिटीज, तो लंग डिसीज कह लेते हैं, सांस की बीमारी कह लेते हैं, HIV का डिसीज है, तो ऑर्गन कैंसर का डिसीज, कोई फेफड़े की बीमारी, COPD होती है, कोई लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, ऐसी बीमारियां हैं तो हम पहले दिन से सावधानी लेंगे। 2 मौतों का जिक्र किया जाता है, वो दोनों कॉमॉर्बिड, उनको कैंसर था, एक को कुछ बीमारी, तो ऐसे लोगों को हमें फर्स्ट डे से उनका थ्रोट का गले का एक स्वाब होता है, जिससे RT-PCR टेस्ट हो जाता है, हमें पता चल जाता है वो H3N2 है या इन्फ्लुएंजा को भी पता चलता है। ये उन लोगों में जरूरी है। और ये भी मैं बता दूं कोई सस्ता टेस्ट नहीं है, जितनी हमारी देश में सुविधाएं हैं, अभी टेस्ट 4-4.5 हजार रहता है, तो वही है जो डिजर्विंग लोग हैं जिनको हमें जरूरत है उनका टेस्ट कराया जाए, उनको टेलीविजन से मदद की जाए। इन्हीं में जो ये वायरस H3N2 है ये बहुत घातक नहीं होता है। घातक का मतलब होता है ये मारने की क्षमता कितनी अच्छा है, तो बहुत ज्यादा क्षमता नहीं आम दिन में, लेकिन ये इन्फेक्टिव ज्यादा है, मतलब फैलता ज्यादा है। 50 का वही है जो कोरोना आपको फिर लीजिए, हम पिछले 3 साल से हजारों TV चैनल से गाते आए हैं, लोगों को सिखा देते आए हैं, प्रिकॉशंस लो, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग लो, हाथों को धो, शामिल मत हो, अपनी प्रॉपर रेगुलर बैलेंस डाइट का ख्याल रखो, अपनी ड्यूटी का ख्याल रखो। जी नरेश जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की तो जरूरत है ही। बीना जी, आप कई लोगों से मुलाकात करती हैं, कई लोगों से मिलती हैं। जब कोरोना आया था, कोविड-19 का प्रकोप जब देखने मिला था, तब जो माहौल था और अभी जो H3N2 का माहौल है, आपको क्या इसमें नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग एक अंतराल में कोविड से जूझ चुके हैं और समझ चुके हैं कि कैसे हम सावधानी बरत सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन या जानकारी होने से जरूरी है कि हमें सही जानकारी मिले और वो चैनल के माध्यम से, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म से और गवर्नमेंट के अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोगों के बीच पहुंचे। मुझे लगता है कि क्योंकि ये भी इन्फ्लुएंजा है और सीजनल वायरस, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये होता है, इसका सिम्टम जो है वो वैसे ही है जैसे कोविड के टाइम में थे, तो ये हम लोगों के लिए बड़ी आसानी से हम लोग इसको अपने घर में किसी मेंबर को होने से पता जान सकते हैं कि हमें इस वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो मुझे यही लगता है कि सही तरीके से लोगों के बीच में जानकारी जाए कि कैसे सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है। जैसे कि अभी अभी हमें जानकारी मिल रही है कि छोटे बच्चों में बहुत पाया जा रहा है, तो हम लोगों को ऐसे बच्चों को आइसोलेट करना या फिर उनको बाहर ज्यादा अभी नहीं लेके जाना क्राउड में, इस बात का ख्याल रखें, तो हम बहुत कुछ बचाव अपना कर सकते हैं। जी नरेश जी, जिस तरीके से बच्चों की बात की जा रही है कि बच्चों पर ये ज़्यादा असरदार कर रहा है, ज़्यादा असर हो रहा है, कई बच्चों की मौत भी हुई है, क्या ये इतना ज़्यादा घातक है कि बच्चों की जान ले सकता है या फिर माइल्ड इन्फेक्शन इससे होता है? किस तरीके से, या इसके लिए भी कोई टीका निकल कर आने वाला है फिर से, क्या आपको लगता है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। नंबर 1, जो हमारी जो प्राइवेट क्लिनिक्स में आज भी, और आज से 5 साल पहले भी और आज से 10 साल पहले भी, एक इंजेक्शन फ्लू कहते हैं, उसको फ्लू शॉट कहते हैं, फ्लू का शॉट, वो अवेलेबल था। वो हर साल सितंबर में नया बनता है। तो मेरा खुलेआम सुझाव है कि जितने भी नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको ये टीका 6-7 महीने लगाया जाता है, 2 टीके लगाए जाते हैं, इनको लगाया जाए। और कोई बहुत महंगा नहीं है, 1000 से कम का टीका है पर इंजेक्शन। और प्लस ये टीका जो मैं एक वल्नरेबल सेक्शन कह रहा था, ओल्ड लोगों का या कोविड का, उनको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता देना पसंद करूंगा, ये टीका जरूर लगवाएं, ये बहुत बचाव होता है, महंगा नहीं है, अब भी लोगों को आजकल लोग खूब लगवा रहे हैं। और नंबर 2, इससे जो बार बार कहा जा रहा है कि बच्चों में बीमारी बहुत सीवियर है, तो आई विल नॉट से सीवियर नहीं है। सीवियर होना हो, बच्चे को कष्ट बहुत देती है। छोटा बच्चा 6 लेने का हो जाता है, बताएगा सांस मुश्किल हो जाता है,
उसको नेबुलाइजर देने पड़ते हैं, उसको पानी का इंतजाम रखा जाए, उसको ब्रेस्ट फीडिंग टाइम की जाए और एंटीबायोटिक की रूटीन शुरू करना पड़ जाता है। तो ये दो वल्नरेबल सेक्शन हैं। तो आम जनता को खुलेआम चेतावनी है, अगर ऐसा होता है तो गेट इन टच विद योर डॉक्टर, या आपका जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है बच्चों वाला, या आपका फैमिली फिजिशियन है, उससे टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो ऐसे मरने में आने का नतीज बहुत ज्यादा नहीं आएगा। बट ये तो आने वाले दिन बताएंगे हम कितना फेस करते हैं। फिर हमारा मत है कि जैसी गर्मी बढ़ेगी एज द हीट एडवांसेस, जो की हीट ज्यादा आ रही है आज में, ये वायरस डेफिनेटली कम होगा। जैसे कि आप मैडम से पूछी थी कि इस सिचुएशन में और कोविड-19 की सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। जो स्थिति हमने सेकेंड वेव डेल्टा में देखी है, दैट वाज हेलिश, डिजास्टर्स। ऐसा कुछ भी नहीं है, जनता कुछ सीख चुकी है। मत भूलो, जो कोविड-19 के हमने 220 करोड़ टीके लगाए हैं, उससे हम हिंदुस्तानियों में अच्छी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। अब बिल्कुल, लेकिन नरेश जी कहीं ना कहीं बच्चों की इम्यूनिटी अभी भी कमजोर ही होती है बड़ों की अपेक्षा। इसमें कोई शक नहीं है, बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर होती है। जो बच्चा इन्फेंट है, 1 साल से कम का है या 1.5 साल का, उसको माँ का दूध मिल रहा होता है, माँ के दूध से उसको इम्यूनिटी आती है। उसके बाद का अभी जो कोविड-19 का इंजेक्शन हमें अप्रूव नहीं कर पाए हैं, वो भी चेक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बहाव कम हो गया था तो रिसर्च भी कम हो गई, कंपनियों ने बनाना भी काम शुरू कर दिया। जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसका कहना है कि टीके बने पड़े हैं, बिक ही नहीं रहे हैं। तो ये सब दिखते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा, कोविड-19 का टीका का जो बूस्टर अनाउंस्ड है, जो अवेलेबल भी है, उसको लगवाया जाए और जो भी वल्नरेबल सेक्शन है वो फ्लू का इंजेक्शन अवश्य लगवाए। जी बीना जी, जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बच्चों को भी काफ़ी सावधानी बच्चों के लिए बरतने की ज़रूरत है, तो क्या आपको लगता है कि किस तरीके से बच्चों के प्रति माता पिता में, परिवार में इसकी जागरूकता ला सकते हैं? यही बताया कि सही जानकारी और सावधानी, ये दो चीजें बहुत ही हमें संयम तरीके से समझनी है और अपने घर में लागू करनी है। जी, लेकिन माध्यम क्या क्या हो सकता है, किस किस तरीके से जागरूकता फैलाई जा सकती है? मुझे लगता है आज के समय में सबको इस बात का पता है कि हम लोगों को कैसे अपने वायरस, कभी भी इस इन्फ्लुएंजा जो आउटब्रेक हो तो हम लोग अपने आप को कैसे बचाव कर सकते हैं। मास्क पहन सकते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह अवॉइड कर सकते हैं, सोशल गैदरिंग जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं। अभी हम लोग परिवार का एक ही सदस्य बाहर जाए, ज्यादा लोग बाहर ना निकले। जैसा कि दिल्ली में देखा जा रहा है कि ये अभी में काफी बढ़ रहा है और मुझे लगता है डॉक्टर साहब भी कहेंगे कि 30 से 40% जो टेस्ट हुए हैं अभी पिछले टाइम में, उसमें निकल के आया कि इन्फ्लुएंजा बी जो है वो सबसे ज्यादा पाया गया। तो इस बार में हमें लगता है कि हम लोगों को इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है कि सावधानी कैसे रखें। सिंपल है, मास्क पहने और भीड़ भाड़ को अवॉइड करें और अपना खान पान जो है उसको अपना दुरुस्त रखें। और जब भी आपको सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स जैसा कि सबको पता है, इसके सिम्टम्स बुखार है, खांसी है, जुकाम है, थ्रोट इन्फेक्शन है, तो जैसे ही आते हैं मुझे लगता है कि डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल बीना जी, कुछ भी हो सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट तो करना ही चाहिए, घर पे इलाज लेने के पहले कंसल्ट करना चाहिए। नरेश जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर खड़ा होता है कि जिस तरीके से इन्फेक्शन एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही है, कभी कोविड-19 निकलकर सामने आता है, इन्फ्लुएंजा H3N2 आया है, अब H1N1 दिखा, तो इन सभी को अगर देखा जाए, जिस तरीके की स्थिति अब स्वास्थ्य विभाग में बनी हुई है, जिस तरीके से चिंता जनित वो कदम उठा रही है, क्या आपको लगता है कि ये कदम आगे चलकर फ़ायदेमंद होने वाले हैं कि आगे इस तरीके के और ज़्यादा बीमारियां ना हो और ज़्यादा वायरस ना फैलें? देखिए आस्था, मैं बता दूं, इसमें कोई शक नहीं है कि हेल्थ वाइज अगर हम अपने देश का GDP का हेल्थ रेट देखते हैं तो हार्डली 1.1% है। हमारे देश में टॉप प्रायोरिटी कभी रही नहीं है। डेल्टा वेव जब सेकेंड वेव आई तो हमने देखा था सिंपल शॉर्टेजेस, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, एसेंशियल दवाइयाँ नहीं है, ICU बेड्स नहीं है, बहुत बड़ा हाल देखा है। तो यही तो सरकार को हमेशा रहेगी कि जब तक तैयारी रखो, बीमारी को आने की तैयारी ना करो। उस हिसाब से अभी तक कोई पैनिक बटन वाली बात नहीं है। हालांकि नीति आयोग ने और हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर लेवल की मीटिंगें की हैं, आम व्यक्तिगत स्टेट गवर्नमेंट को हिदायतें दे दी हैं, बट अभी तक कुल मिला के देयर इज नथिंग टू पैनिक। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि जैसे हॉस्पिटल्स में
स्पेशल बैट्स ऑर्गेनाइज रखे जाएं, अलग किया जाए, डेडिकेट किया जाए, तो इसकी चीजें नहीं है। आई थिंक वी शुड ऑल वॉच एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली, बट स्टिल नाउ आई वुड से इट इज नॉट बैड एट ऑल। बट हम ये नहीं कहेंगे बैड नहीं है तो बैड हुई भी नहीं। यस, वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, हेल्थ शुड बी अ टॉप प्रायोरिटी। तो जनता को मेरी अलग अपील है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अपील है, वो एनजीओ को अलग अपील है, मीडिया जो रोल अदा कर रहा है आप, तो लोग उत्साह दे रहे हैं कि पैनिक ही ना करो, नथिंग टू पैनिक। मैंने 3 साल लोगों को ना रोते हुए देखा है, कितना रो रहे हैं लोग, बेचारे जिंदगी मुश्किल हो गई। तो हर इंसान चाहता है मुझे सांस का मौका दो यार, ये भी तो नहीं रह गए आप। उनको मेरा एक ही सुझाव है, आप भले मानस हांगकांग में, जापान में, न्यूजीलैंड में लोग 7 साल मास्क पहनते हैं, ताइवान में 7 साल मास्क पहनते हैं। तो इस जीवन शैली को अगर हम इसको अपना लें तो कोविड-19 से भी बचेंगे, H1N2 से बचेंगे, इन्फ्लुएंजा बी से बचेंगे, और सबसे बड़ी चीज पोल्यूशन हम सबको मार रहा है, हमें पता भी नहीं हम कैसे मर रहे हैं। पोल्यूशन लंदन में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 20 होता है, मेरे देश में तो 300-400 से ऐसी रोज ही होता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि हम किस स्थितियों में जूझ रहे हैं। एक मास्क का इस्तेमाल सेव अस फ्रॉम ऑल दिस, यही मेरी आम जनता चाहती है। जी बिल्कुल, जीवन शैली की आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, बीना जी, जिस तरीके से जीवन शैली की बात की जा रही है, आप सामाजिक कार्यकर्ता है, लोगों के बीच रहती हैं, रूबरू होती हैं उनसे, आपको क्या लगता है कि किस तरीके की जीवन शैली में बदलाव करने की अब ज़रूरत है? क्योंकि लापरवाही कई बार देखने को मिल चुकी है लोगों की तरफ से। कोरोना जब हुआ था उस दौरान भी लोगों ने सावधानी तो बरती, लेकिन जिस तरीके से मामले कम होने लगे वहाँ फिर से लोगों की लापरवाही शुरू हो गई। देखिए, COVID was hard way to learn our lesson. Why we need to prioritize our health over anything and everything. जी। इस बात को समझने के लिए कि हमारा हेल्थ जो है सर्वप्रथम बहुत ही हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और उसको हम कैसे ख्याल रख सकते हैं। अभी कोविड आउटब्रेक में हम लोगों को ये समझ आया था, लेकिन वो एक अपने आप में नया, कहते हैं कि हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे उस टाइम। पर आज के समय में मुझे लगता है हम बहुत हद तक प्रिपेयर्ड हैं, और अभी तो मिनिस्ट्री ने मीटिंग भी करी है, इसके लिए रिव्यू मीटिंग करी है, उसके बाद आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए भी निर्देश कर दिया है सारे स्टेट गवर्नमेंट को। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से लोगों के पास जानकारी पहुंच रही है, और लोग अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हुए इन चीजों का ख्याल रख रहे हैं। मास्क पहनना, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जापान में और साउथ कोरिया में लगभग वो पूरे साल मास्क पहनते हैं अपने बचाव के लिए, तो ये हम लोगों को भी करना पड़ेगा, और हम अपने बच्चों को भी समझाना पड़ेगा कि आपका मास्क पहनना कितना जरूरी है। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि बच्चों को भी समझाने की ज़रूरत है कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी हेल्थ होती है। नरेश जी, जिस तरीके से बात बच्चों की कर रहे हैं हम, क्योंकि ज़्यादातर असर जो H3N2 है वो बच्चों पर हो रहा है, बच्चों में किस तरीके से सिम्टम इस दौरान देखने को मिल सकते? क्या पहले से कोई इससे बदलाव देखने को मिलते हैं, या फिर बुखार से इसकी शुरुआत होती है? देखिए, किसी भी एक घर में वहाँ बच्चा भी रहता है, बच्चे की माँ भी रहते हैं, बच्चे की बाप भी रहता है, बच्चे दूसरे लोग भी रहते हैं, वो बड़े बूढ़े भी रहते हैं। तो जो लोग बाहर से आते हैं वही इन्फेक्शन लेके आते हैं, इन्फेक्शन कहीं आता है, वो बाहर से आता है। तो आपने मतलब बच्चे की शुरुआत कैसे होगी? बच्चे की तकलीफ की शुरुआत नहीं होगी, उसका बदन गर्म हो जाएगा, उसका नाक बंद टाइप हो जाएगा, तो खांसी आनी शुरू हो जाएगी, जब कोई बिगड़ेगा तो सांस में घुटन होनी शुरू हो जाएगी। यही एक ऐलान है, इसको बच्चे को बहुत जल्द डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन पर ले जाया जाए, प्रॉपर दवा दी जाए, बच्चे की ब्रेस्ट फीड का ख्याल। सवाल इस दौरान नरेश जी एक ये भी है कि क्या ये जो वायरस है H3N2 या H1 जो आया था, क्या ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। कोरोना का डोंट माइंड, कोरोना की कई वेव आई, जो डेल्टा वायरस था दैट वाज किलिंग। जो माइक्रोन आया था वो इसके बाद वाले जो 2 वेव्स आई है वो इतना घातक नहीं है। लेकिन डेल्टा में क्या कमी थी, उसमें ऑक्सीजन डिप्लीशन होता था, हमारी ऑक्सीजन कम हो जाती थी। दैट इज वाई आपने देखा होगा डेथ बहुत ज़्यादा हुई। उसके बाद हमने इतनी डेथ कभी नहीं देखी, तो इसको उससे कंपेयर करना गलत होगा। आपको बता दें कि जो ये कोरोना है, कोविड-19 है, इसका वायरस हमारे देश में अब एक मेहमान बन के हमेशा ले आएगा, अब उसकी वेव्स नहीं आएंगी लाखों की, ऐसा कभी नहीं होगा। और जो इसको इंग्लिश में हमारी डॉक्टरी में एंडेमिक कहते हैं। एंडेमिक मीन्स
ये चलता ही रहेगा, जैसे फ्लू चलता रहता है ये भी चलता है, इसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती है। तो H3N2 है, देखो ना हम डरते क्यों है, सुना था मैंने कि चाइना के 2 स्टेट्स में उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। जी अब ये कोई बात कम समझ आती है, हमारे देश में ऐसी स्थिति अभी तक इतनी खराब नहीं। जी जब मैं ऐसा कहता हूँ तो मैं लोगों को लापरवाही और बेपरवाही अलाउ नहीं करूंगा। जी मैं कहूंगा पहले आप करोना प्रोसीजर फॉलो करो, फिर हमसे बात करो। तो आई वुड से डरने की बजाय, पैनिक होने की बजाय या उछलने कूदने की बजाय आप अपनी कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, आप उससे भी बचेंगे, उससे भी बचेंगे, उससे भी बचेंगे, सबसे अच्छा तरीका है। जी बीना जी, आप क्या लोगों को सलाह देंगी कि किस तरीके से इसमें रहना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरीके के वायरस पनपने लगे हैं अब देश के अंदर और रूप बदलने लगे हैं? देखिए, जब कोविड आया था तो हम लोगों ने आगरा में बहुत काम किया। हमारी संस्था सोलर मार्ग जो है वहाँ पे जगह जगह पे लोगों को एजुकेट किया, बहुत जरूरी था उस टाइम पे, क्योंकि लोगों को लगता था कि हमको कैसे वायरस पकड़ सकता है। जी तो हम लोगों ने वहाँ पे एजुकेट किया, लोगों को बताया कि कितना जरूरी है मास्क पहनना, और अपनी आप जो रक्षा कर रहे हैं वो अपने परिवार वालों के लिए कर रहे हैं, अपने उन लोगों के लिए जिनको आप प्यार करते हैं, आप अपना सब कुछ समझते हैं, तो आपको ये बहुत जरूरी है कि मास्क हमेशा पहनें। और उसी दौरान हम लोगों ने सैनिटाइजर भी काफी बंटवाए थे और काफी काम किया था। तो लोगों के पास पहुंचना और उनको जानकारी देना ये बहुत जरूरी काम था। उस टाइम पे हमारी संस्थाओं ने लोगों के बीच जा जाके ये काम किया था। अब मुझे लगता है इतनी जानकारी लोगों के बीच आ चुकी है, और ये बहुत जरूरी है कि लोग पैनिक ना करें, लोग डरे नहीं। एक सही जानकारी होना बहुत जरूरी है कि जानकारी इसलिए कि आप अपना प्रिकॉशंस लें, और सिम्टम्स आने पे आप तुरंत ही डॉक्टर से मिलें। ये बस इतना सिंपल सा आपको दो अपने जो है मैं कहूँगी प्रिंसिपल लाइफ में रखने हैं। इस टाइम को कैसे हमें जूझना है, कैसे लड़ना है, तो ये 2 चीजों का ख्याल रखें। और एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल इन द सोसाइटी हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि जितनी कम गैदरिंग हो सके उतनी कम गैदरिंग इस समय पे करें। ये एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए लर्निंग है कि जहाँ कहीं हम देखते हैं गैदरिंग में पहुंचते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स जो है ऐसी जगह आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें शायद, सबको लगता है कि शायद उनको वो नहीं है जिसका डर है अभी सबको। तो इस तरीके से संक्रमण जो है वो फैल जाता है, और फिर कई बार इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं कि एकदम से लोग संक्रमण में आ जाते हैं। तो मेरा यही कहना रहेगा कि आप लोग को इतनी 3-4 चीजों का ख्याल रखना है और अपना बचाव करना है। जी नरेश जी, और अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आता है या आप ऐसे किसी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं जो इससे पीड़ित है, तो आप क्या उसको सलाह देंगे? देखिए, हमारे हम आ रहे हैं, नो डाउट अटेंडेंस ऑफ H3N2 की अटेंडेंस ज्यादा है, उसको हम अभी पूरी तरह जब तक उनका प्रॉपर टेस्ट ना हो जाए, जो मैंने कहा कि हम आम लोगों का करवाते भी नहीं है और लोगों को पानी करने को पड़ता है, क्योंकि टेस्ट आज भी हिंदुस्तान में 4,500 का है। तो हम जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो बड़ी उम्र वाले हैं, जो बच्चे, उनका टेस्ट जल्दी करा जाता है। जो ऑर्डिनरी पीपल है उनको हम कहते हैं कुछ ना करो, आप एंटीबायोटिक मत खाओ, तो अपनी देखभाल करो। अगर आप 30 फीवर ना डाउन जाए तो उनकी फिर अगर वो टेस्ट नहीं तो हम ब्लड काउंट करवाते हैं, CBC इसको कहते हैं, इसमें देखते हैं कि उनको सुपर इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, तो सबसे एंश्योर हो जाता है। नॉर्मली एक सिंपल एबल बॉडीड आदमी है, स्वस्थ इंसान है, हम देखते हैं 5 से 7 दिन में वो डाउन चला जाता है, अभी तक तो ये स्थिति है। हाँ, हालांकि कहा जा रहा है कि ये बढ़ सकता है, तो हम वी आर कीपिंग द फिंगर क्रॉस्ड। मीनवाइल द बेस्ट है कि समाज के जितने लोगों को ना चले वो अपने आप को आइसोलेट कर ले, और एट द सेम टाइम जो हमें पहले बातें की कोरोना की वो सख्ती के पास। बिल्कुल, जिस तरीके की आपने जानकारी दी है बेहद ही मददगार साबित लोगों के लिए हो सकती है। बीना जी, एक आखिरी सवाल आपसे, चर्चा का समय भी समाप्त होने वाला है। जिस तरीके से हम जानकारियां पहुंचाने की कोशिश लोगों तक करते हैं, जागरूकता फैलाने की कोशिश लोगों तक करते हैं, आपने अभी बताया कि आपकी तरफ से भी काफ़ी सारे काम किए गए हैं कोरोना के दौरान, तो क्या आपको लगता है कि जितना हम सजग हैं लोगों को जागरूक करने के लिए या फिर लोगों को इस चीज़ से अवगत कराने के लिए कि कितनी खतरनाक ये बीमारियां हो सकती हैं, आपकी जान पर बना सकती है, क्या आपको लगता है कि लोग भी उतने ज़्यादा सजग हैं? बिल्कुल, आपके जीवन उनका है। मुझे लगता है कि लोग सजग हैं, लोगों को सही जानकारी है,
क्योंकि ये संक्रमण इतनी आसानी से फैल जाता है कि आप जैसे पेशेंट के टच में आते हैं तो दूसरे को हो जाता है। तो इसीलिए ये नहीं तो मुझे लगता है आज के टाइम पे सभी लोग कर रहे हैं, उनका जीवन उनके लिए मूल्यवान है, ये सभी जानते हैं और कई तरीके की जानकारी पहुंचे, इसलिए हम आपके माध्यम से आज जोड़ भी रहे हैं। जी, फिलहाल चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा का समाप्त समय होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीना जी और नरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस चर्चा में और तमाम जानकारियां उनके द्वारा दी गई है। हमारे चैनल के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश लगातार लोगों को की जा रही है कि जिस तरीके से H3N2 वायरस अब देखने को मिल रहा है और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नींद उड़ा रखी है इस वायरस ने। इस बीच डॉक्टरों का भी कहना है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये वायरस तेजी से फैल रहा है और कहीं ना कहीं अब जागरूकता की और ज़्यादा ज़रूरत है। संक्रमण का गंभीर रूप भी देखने को मिल सकता है। इस चर्चा में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।